तरंग और धाराएं, तरंग और धाराएं, यह भी महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे धरातल पर कई भू आकृतियों को जन्म देता है या भू आकृतियों को प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव सामान्य रूप से सामुद्रिक तटों में सामान्य रूप से देखा जाता है। अगर यूं कहें तो तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थलाकृति कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती, जैसे स्थल और समुद्री तट। तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के कई अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके कारण से ये अलग अलग आकृतियों में होती हैं। पहला कहता है स्थल और समुद्री तट की बनावट। स्थल और समुद्री तट की बनावट। नंबर दूसरा, सामान्य रूप से हम देखें, कमेंट कीजिए, डाउट है तो। समुद्रोन्मुख, 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 उग्नमग तट या निम्न मग्न तट की स्थिति। तट की स्थिति। तीसरा, अगर सामान्य रूप से हम देखें, ऊंचे चट्टानी तट, ऊंचे चट्टानी तट, ठीक है, ये जलमग्न भी हो सकते हैं। और लास्ट, निम्न समतल, निम्न समतल और मंद ढाल, मंद ढाल, ये चार स्थितियां उग्म तट, ये चार स्थितियां सामान्य रूप से तरंग धाराओं को, आकृतियों को प्रभावित करने के लिए जिम्मेवार रहते हैं और ऊंचे चट्टानी क्षेत्रों में कई प्रकार के आकृतियों को जन्म देते हैं। जैसे जहां तटरेखा सामान्य रूप से अत्यधिक है और उनके किनारों में जलमग्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर फियोर्ड तट का निर्माण होता है। फियोर्ड, फियोर्ड तट, फियोर्ड तट पहला। और दूसरा पार्श्वभृगु, 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 ये तरंगों के सहारे दोनों तट पर निर्मित होते हैं। जहां सामुद्रिक तट अधिक हो और तरंग लगातार चल रहे हैं, ये दो महत्वपूर्ण अलग अलग क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। अब इसके द्वारा कई अपर्दित स्थल रूप का निर्माण होता है। हम सामान्य रूप से देखेंगे, तरंग धाराओं के द्वारा, धाराओं के द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित स्थल रूप की हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से अपर्दित स्थल रूप है। तो पहला है भृगु, भृगु। दूसरा हम चर्चा करेंगे तो वेदिका,
नदी वेदिका, वेदिकाएं। नेक्स्ट कंदराएं, कंदराएं भृगु का होता है लीफ, लीफ जिसको हम लोग कहते हैं लीफ। नेक्स्ट वेदिकाएं ट्रैकर्स, कंदराएं कैप्स, और लास्ट स्टैक। स्टैक अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब सामुद्रिक क्षेत्रों में जल तरंगे सामान्य रूप से तेजी गति से चलती हैं तो चट्टानों के कई भाग, अगर मान लीजिए कोई एक चट्टान का टुकड़ा है तो कई बार चट्टानों में अलग अलग इस तरह से आप लाइनअप देखे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक चट्टान का भाग, ये चट्टान का भाग अलग अलग केमिकल से निर्मित है। मान लीजिए यहाँ पर इसमें अगर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है तो हो सके इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, या इसमें हो सके दूसरे लौह वाले गुण अधिक हैं, हो सके इसमें पोटास वाले गुण अधिक हैं। यानी कि एक ही चट्टान में अलग अलग स्थिति पाई जाती है जिसमें सामान्य रूप से अलग अलग धातुओं की उपस्थिति पाई जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लगातार सामुद्रिक तटों में जल के लगातार प्रवाह से, जल तरंगों के प्रभाव से जो सबसे कमजोर पार्ट होता है, जो सबसे कमजोर तत्व वाला खंड होता है, वह पानी के प्रभाव से, तरंगों के प्रभाव से लगभग कट सा जाता है या घुलकर पानी में मिल जाता है। और अगर ऐसा मिल जाता है तो इस प्रकार के भृगु का निर्माण होता है। समुद्र तटीय वाले क्षेत्रों में अगर हम देखें, मान लीजिए एक समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार से यह पानी का क्षेत्र है और यह तटीय क्षेत्र है, यह चट्टानी भाग है, तो कई बार ऐसे ऐसे अलग अलग इस पानी के लहरों के प्रभाव के कारण से यह भाग कट जाता है। कुछ ऐसी आकृतियां भी बन जाती हैं तट वाले क्षेत्रों में। यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा पड़ा है और ये भाग कट के इतना घुस जाता है अंदर। कभी कभी बीच में हॉल बन जाते हैं, तो इस प्रकार के अगर कट के अलग से हो जाता है जिसे हम लोग भृगु कहते हैं। वहीं वेदिकाएं अलग अलग स्तरों पर सोपान सीढ़ियों का भी निर्माण होगा। तो वेदिकाओं का निर्माण होता है अलग अलग, जहां पर आप चट्टानों में कुछ इस प्रकार की संरचना ऐसे करके देखे होंगे आप समुद्र तटों क्षेत्रों में, इसी को हम लोग वेदिकाएं कहते हैं। ये तरंगों के लगातार प्रभाव कम या अधिक, तरंगों के कम और अधिक प्रभाव होने के कारण ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो लगातार एक बार में नहीं बल्कि कई वर्षों में प्रक्रियाएं होती हैं। कंदरा कव्स गुफाओं का निर्माण, यहाँ देख रहे होंगे जब यह आकृति अगर सामान्य रूप से हम देखें, दूसरे शब्दों में तो चट्टानों में आकृति जब कुछ ऐसे हो जाए ज़्यादा, है ना, और ये स्थिति चट्टानों वाले ऊपरी वाले हैं और यहाँ पर जल की उपस्थिति सामान्य रूप से पाया जाए, या फिर यहाँ तक जल की उपस्थिति है लेकिन सागरीय तरंगों के वजह से यह भाग पूरा कट के क्या हो गया, बाहर आ गया है, तो यह जो गुफा जैसा निर्माण हुआ है इसी को कहते हैं कंदरा। कंदरा कहते हैं। जबकि स्टैक सामान्य रूप से दूसरे स्थल खंडों में समुद्र तट वाला क्षेत्रों में चट्टानों के ऊपर एक लेयर सा छाप बनता है, अलग अलग लकीर सा, ऐसा अलग अलग, इसे स्टैक कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। यह सभी आकृतियां अपर्दित स्थलाकृतियां हैं। आपको याद इतना करना है कि तरंग धाराओं के द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृतियां कौन है। तो उदाहरण में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भृगु है, वेदिकाएं हैं, कंदराएं हैं और स्टैक हैं। मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा किस तरह से इसके प्रश्न आते हैं। आपको एग्जाम्पल से ही केवल प्रश्न आते हैं कि कौन किसका उदाहरण प्रमुख है और उसमें भी कौन
अपर्दित है और कौन निक्षेपित है। इसीलिए देखिए मैं पिछले भी चर्चा जब किया था, इसमें किया था, तो मैं मैप के माध्यम से समझाया था जो लटकती घाटियां जो अपर्दित स्थल रूप हैं किसके, हिमनदीय। कौन से इसमें कारक कौन सा है महत्वपूर्ण, हिमनद, हिमनद ग्लेशियर, ग्लेशियर के निर्मित क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियों के अलग अलग नाम है, शर्क, यू आकार घाटी, श्रृंग, लटकती घाटी, हिमानी धौत, पार्श्विक हिमोड, निलंबी घाटी, ये सब। तो इसी तरह से हम जब प्रगामी तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपर्दित स्थल रूप ये सारे हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, इससे इससे पूर्व पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि तरंग धाराओं का निर्माण किन महत्वपूर्ण कारणों की वजह से होता है। तो पहला, स्थल या समुद्रिक तट की बनावट। स्थल जो तट हैं और समुद्री तट हैं उनकी जैसी बनावट होगी, जल तरंग धाराओं के कार्य कुछ उसी प्रकार से होंगे। दूसरा, समुद्र उन्मुख जल उन्मग्न जो तट है या निम्नमग्न तट की स्थिति, समुद्र के नजदीक जो है वो कैसी स्थिति है, उनका तट पहले से जो उसका लैंडस्केप है वो डाउन है या फिर अपर लैंड में है, वो भी डिसाइड करेगा कि वहां पर किस प्रकार के आकृति का निर्माण होगा। तीसरा कहा है ऊंची चट्टानी तट जलमग्न। ऊंची चट्टानी तट है और कई बार देखे होंगे कि महत्वपूर्ण सागरों में बीच में वह जलमग्न हो गया है, तो वहां पर भी काट छाट की प्रक्रिया, इरोजन की प्रक्रिया होगी, डिग्रेडेशन की प्रक्रिया होगी सामान्य रूप से। तो ये भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। और चौथा है इसमें निम्न समतल और मंद ढाल, दो चीज कहा है। एक निम्न समतल होगा, उसका पार्श्व उसका समतल होगा, और साथ में ढाल कैसी होगी, ढाल मंद होगी, और वह उग्न जो तट होगा उन पर होने वाला इसका प्रवाह, तरंग और उनके धाराओं का प्रवाह। तो वहां पर क्या होता है, अगर सामान्य रूप से समुद्र तट की स्थिति बहुत लंबे दूरी तक क्षेत्र में है और वहां पर तरंग धाराएं सामान्य रूप से प्रवाहित हो रही हैं, तो फियोर्ड तट का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, फियोर्ड तट का निर्माण, तो फियोर्ड तट का निर्माण होता है। दूसरा, पार्श्व भृगु का भी निर्माण होता है। अगर वह क्षेत्र चट्टानी संरचना के ऊंचे भाग में है तो उसके निम्न तटों में अलग अलग पार्श्व भृगु का निर्माण होता है। इसी के बारे में नेक्स्ट हम चर्चा किए, जहां पर मैंने आपको बताया कि तरंग धाराओं द्वारा निर्मित अपर्दित स्थलाकृति। अब हम पढ़ेंगे इसका कि तरंग धाराओं द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति कौन कौन सी हैं। निक्षेपित स्थलाकृतियों में टिब्बों का निर्माण और पुलिन का निर्माण अधिक होता है। टिब्बों, पुलिन, रोधिका, नेक्स्ट रोध, इसको बैरियर भी कहते हैं, रोध, और लास्ट में स्पिट। टिब्बों जिसे हम लोग डोन्स कहते हैं, पुलिन को बीचेस कहते हैं, नेक्स्ट रोधिका बैरियर, रोध, इसको बार्श कहते हैं, और लास्ट में स्पीट। ये महत्वपूर्ण है। नदी सरिताओं के द्वारा ये निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं जो सामान्य रूप से समुद्र के स्थलीय
भागों में या समुद्र के तटों में सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। आपको ये उदाहरण ही रट लेना है। जब तरंगे, दो स्थिति आपको याद रखना है, जब सामुद्रिक तरंगे की स्थिति डैश, दो महत्वपूर्ण चीज याद रखना। पहला, जब तरंगों की गति अति तीव्र हो और साथ में जल का प्रवाह हो, तभी ऐसे निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। या दूसरा, जब तरंगों की गति मंद हो, गति मंद हो और साथ साथ में और यह प्रक्रिया लगातार लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले, ये दोनों स्थितियों में ही केवल इस प्रकार के टिब्बों का, पुलीन का, रोधिका का, रोध का या स्पीट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग डंस, बीचेस, बैरियर्स, बार्स और स्पीट कहते हैं। आपको सिर्फ उदाहरण से याद रख लेना है, उदाहरण पढ़ लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट एजेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, पवन। पवन के बारे में